डॉक्टर की गलती की वजह से बुखार में कुछ मेडिसिन इंजेक्शन दे दिया उसने। एक रात में मुझे ये अटैक और एक पैर और दोनों हाथ पोलियो से टेढ़े हो गए। गाँव में तो मतलब हम लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं। मतलब जिंदा इंसान को आप ऐसे बोल रहे हो जैसे रोबोट रिप्लेस करे। बोलते ना कि एक भावना ही टूट गई थी कि कुछ मैं कर सकता हूँ या नहीं। सोनी जी उनकी रूम में मुझे बुलाए, सोनी से लगाया मुझे और रोने लगे। तो इतने जन की मेहनत होती है और क्रेडिट कौन लेके जाता है? अभी ऑलरेडी जो हमारे अंग है वो काम नहीं कर रहे, उस पर आप दिव्यांग बोलते हो। वही पेशेंस खत्म हो गए लोगों के। आपको तुरंत 10 सेकंड बाद कुछ नया चाहिए। आपके पास काम आया है लेकिन आपकी हेल्थ कंडीशन की वजह से पता नहीं काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उस वजह से वो काम चला गया हो। हाँ हुआ ना, अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तब से आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं। उसकी बीवी भी व्हीलचेयर पे, दोनों को हम अपनी सोसाइटी में लेके आएंगे तो कैसे हंसेंगे लोग। कभी कभी क्या होता है, खाली पेट सो जाते हैं, बस स्टैंड पे सो लिए, कहीं सो लिए। 7-8 साल मैंने ऐसे निकाले। वो स्क्रू ड्राइवर था, उठाने के लिए बोला तो मैं उठा नहीं पाया। 12th के बाद मैंने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी थी। एक गाने का मुझे 100 रुपए मिलता था, आमतौर पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बच जाता है, मुझे 6 महीने लगे थे। एक्चुअली मैडम आज गाने सुने नहीं देखे जाते हैं, यूज करके फिर उसको नया कोई सिंगर से रिप्लेस कर दें। वो मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है ना, तो उस वजह से हम दोनों को बिल्कुल रिजेक्ट है। वो मेरा पिक्चर अगर रिलीज होगा ना तो स्टेटस कॉपी करके खुद के स्टेटस पे लगाएंगे, लेकिन मुझे फोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे। सीट नहीं देते हमें बैठने के लिए, ऐसा भी मैंने सुना है। तो जो राम लखन का जो ढोल बजा ना, उसकी जो इम्पैक्ट आता है वो अजय अतुल जी के ढोल में नहीं आता। नमस्ते विशाल जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे पॉडकास्ट में। और मुझे लगा नहीं था आप ऑल द वे ट्रैवल करके आप हमारे स्टूडियो में आ पाएंगे। इतना ट्रैवल करके आए, उसके लिए दिल से थैंक यू। नहीं, आपका शुक्रिया। आपने मुझे पूछने का आज किसको टाइम है किसी के बारे में कोई पूछे, तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। विशाल जी, आप 16 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं। आपने पहले की भी इंडस्ट्री देखी है, अभी की भी आप देख रहे हैं, तो इस बीच में क्या क्या बदलाव आए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ। जब मैं शुरू किया काम तो प्रोग्रामिंग आ चुकी थी। प्रोग्रामिंग मीन्स कंप्यूटर पे गानों को प्रोग्राम करना। 90 के दशक तक आ चुका था वैसे, लेकिन हार्डली 2000 के बाद शुरू हुआ। फिर बाद में क्या होने लगा कि प्रोग्रामिंग की वजह से बहुत सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट जो हैं जिसपे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे करके वो क्रिएट किए जाते थे। हालांकि इंडियन इंस्ट्रूमेंट जो तबला है, फ्लूट है, उनको आज भी लाइव ही करना पड़ता है, लेकिन पहले होता था मोनो रिकॉर्डिंग होती थी। मोनो रिकॉर्डिंग यानी आप जो माइक पे रिकॉर्ड करते हो वो मोनो सिग्नल से रिकॉर्ड होता है, और ये स्टीरियो और डिजिटल रिकॉर्ड होने लगा। डिजिटल रिकॉर्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो लाइवनेस है उसकी खत्म हो जाती है। आपने कहा कि लाइवनेस चली गई है, इसको क्या आप एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं? राम लखन फिल्म तो देखी होगी सबने, उसमें बेकदर बेकदर बेखबर वो गाना है ना, उसमें एक ढोल का लूप है, धिंग धिंग टांग, वो लाइव बजाया हुआ है। ओके, अब वो साउंड आप सुनेंगे और अजय अतुल का कोई भी ढोल का साउंड सुनेंगे। अजय अतुल जी को मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से फर्क क्या पड़ा है। तो जो राम लखन का जो ढोल बजा ना, उसकी जो इम्पैक्ट आता है वो अजय अतुल जी के ढोल में नहीं आता। हालांकि इतने टेक्नोलॉजी हो गई है, बट आज भी वो जब गाना लगता है राम लखन का तो वो आदमी मतलब आप उठते हैं नाचने के लिए। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसमें डिजिटल वाले में लाइव वाली फीलिंग डाली जा सके? हाँ, अभी वो होता है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स, तो शायद वापस वो चीज़ आए लाइव की तरफ। लोग बीच में तो 2000 के बाद लाइव रिकॉर्डिंग बंद ही हो गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे शुरू हो रही है और लाइव का ज़माना फिर आएगा और फिर लाइव लोग बजाएंगे और वो उसके साथ फिर डिजिटल भी जुड़ेगा। लेकिन लाइव की जगह है ना, वो लाइव किए बगैर वो किसी डिजिटल और कोई तरीका नहीं है कि उसको मतलब जिंदा इंसान को आप ऐसे बोल रहे हो जैसे रोबोट रिप्लेस करे। जिंदा इंसान की तरह वो खड़ा रह सकता है, कोई चीज़ उठा सकता है, लेकिन फीलिंग्स कहाँ से लाएगा? तो वो जिंदापन है, वो जिंदा इंसान नहीं होगा। हाँ, रोबोट एक इंसान के साथ चल के आगे दुनिया अच्छी बना सकता है। वैसे डिजिटल रिकॉर्डिंग लाइव रिकॉर्डिंग के साथ मर्ज होके कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकती है, लेकिन विदाउट लाइव रिकॉर्डिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग में मुझे नहीं लगता कि वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपको ये म्यूजिक का इंटरेस्ट कहाँ से आया? मेरे पापा को बहुत शौक था गाने सुनने का, और वो घंटों रफ़ी साहब की गाने वगैरह सुनते थे। तो माहौल था हमारे घर में म्यूज़िक का था ही। और कहते हैं कि पापा के जो दादा थे, मतलब मेरे परदादा, वो फ्लूट बजाया करते थे बिना सीखे। तो शायद वो जेनेटिकल कुछ आया हो, और बचपन से मुझे तबला और बजाने का मतलब टेबल पे
बजाते रहता था मैं। हाथ में पोलियो था मेरे, जब 14 वर्ष का हुआ तो मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर हाथ मेरे सीधे हुए। मैंने तो सब ऐसे टेढ़े थे हाथ थे, पहले पोलियो था दोनों हाथ में और एक पैर में। उससे पहले मैं जैसे भी था तब भी मैं तबला ही बजाया करता था, ऐसे मम्मी पापा सब कहते हैं। ऑपरेशन के बाद म्यूज़िक मतलब हाथ में इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए तबला क्लास लगाने के लिए बहुत ट्राई किया। हर जगह से ना की बात है कि ये नहीं सीख सकता, क्योंकि अभी स्क्रू ड्राइवर था उठाने के लिए बोला तो मैं उठा नहीं पाया। तो वो बोले कि स्क्रू ड्राइवर नहीं उठाता तो तबला कैसे बजाएगा। मम्मी को लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक सर थे, अकोला में था मैं तब, मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो ट्रांसफ़र होती थी वहाँ पे। एक नितिन पाटिल सर थे, उन्होंने बोला था कि इसे आप ले आओ क्लास में, जब इसकी तबले की पहली बोल निकलेगी, लगेगा कि ये सीख सकता है, तब मुझे इसकी फीस देना। फिर मुझे जो तबला का पहला बोल बजता है ना ता, वो आमतौर पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बच जाता है जिनके हाथ अच्छे होते हैं। मुझे 6 महीने लगे थे। तो उसके बाद फिर मेरी विधिवत एजुकेशन शुरू हुई म्यूजिक। विशाल जी, जैसा कि आपने बताया नॉर्मली लोगों को 7 डेज लगते हैं और आपको 6 महीने लगे, तो इस बीच में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा? और जब आपने इसको अचीव किया तो आपकी क्या फीलिंग थी? एक तो पहली बात जहाँ से मैं निकाला गया था, हाँ। कि मुझे नहीं आएगा बोल के, तब से तो मतलब कुछ कर पाऊंगा ये एक बोलते ना कि एक भावना ही टूट गई थी कि कुछ मैं कर सकता हूँ या नहीं। बट जस्ट लास्ट होप बोल के जब सर के पास लेके गए, तो सर ने जब हाँ कही ना, तो मेरे में बहुत ताकत जागी। तो मैंने मतलब दिन रात एक कर दिया फिर उस चीज़ को। मतलब 8-7 घंटा 6 घंटा तबला लेके फिर बैठ जाता, और मतलब जब तक वो शब्द नहीं आता तब तक मुझे पीछे नहीं पड़नी, मतलब हार नहीं माननी। बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था मेरा, तो हाथ बहुत दुखता था मेरा। फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सरसाइज वगैरह करके कुछ 6 महीने हुए थे मेरे। वहाँ से मेरी एक्चुअली खिड़कियाँ दरवाजे सब खुल गए, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर नहीं सकता, इसका जवाब मुझे ही, मैंने मेरे गुरु की कृपा बोल दीजिए या फिर मुझे मिल गया मेरा जवाब। आपने अपने गुरुजी के साथ काम कब तक किया और आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? जी, वहाँ से अगर शुरू करो तो फिर सफ़र लंबा है। फिर वहाँ से नितिन पाटिल सर से मैंने तबले की प्रारंभिक शिक्षा ली। फिर पापा की ट्रांसफ़र हुई लातूर में, वहाँ पे मुझे पंडित शांताराम चिकी गुरुजी मिले। वहाँ पे मैंने तबले का उनसे आगे का अभ्यास शुरू किया। और वहाँ पे मैं उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक राहुल सर आते थे, मेरे गुरु भाई थे। उन्होंने कहा कि तेरी आवाज़ अच्छी है, तू गाना भी सीख। तो उन्होंने सजेशन दिया, गुरु भाई थे मेरे और शुरुआती गुरु भी थे, उन्होंने मुझे गाना सिखाना शुरू किया। तो वहाँ से मेरे लाइफ में गाना भी आया, गाना सीखना शुरू किया मैंने क्लासिकल। फिर वहाँ पे मैंने तबला और गाने का एजुकेशन पूरा किया। फिर 2003 में मेरे पापा की ट्रांसफ़र हुई मुंबई। फिर मुंबई देखने आया, मुझे चाह थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मैं बहुत मतलब जिनको मैं सुनता हूँ बचपन से, वो मुंबई शहर में फिल्में बनती है। तो पापा की जॉब थी, तो मैंने मुंबई देखने आया था मैं। तो वहाँ पे जब आया, मुंबई में आया, तो यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्शन कंपोजिशन का कोर्स चल रहा था मुंबई यूनिवर्सिटी में। म्यूज़िक डायरेक्टर एंड अरेंजर अनिल मोहिले, मराठी के बहुत बड़ा नाम है, उनका कोर्स था। तो एडमिशन चालू थी, मैंने फॉर्म भर दिया। 40 कैंडिडेट्स थे, तो उसमें 11 सिलेक्ट हुए, उसमें मेरा नंबर था। मैं फिर वहाँ पे सीखा प्रोग्रामिंग, बाद में सीखी मैंने। बेसिकली संगीत दिग्दर्शन, मतलब संगीत देना, ट्यून बनाना, एक लिरिक्स को कैसे धुन दी जाती है, या फिर किसी धुन को अरेंज कैसे किया जाता है, गायकी की बारीकियां, बहुत कुछ सीखा उनके साथ मैंने। ये 2003 में 2003-04 में। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कीबोर्ड की। मुझे कमी लगी पियानो जो प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि मैं जानता था मेरे फिजिकली एक जो चैलेंज है कि मैं दौड़ धूप स्टूडियो नहीं कर सकता। तो मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि प्रोग्रामिंग एक प्रकार होता है जिससे कि घर बैठे आप कर सकते हो, गाने बना सकते हो। क्योंकि मुझे पता था कि 12th के बाद मैंने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी थी। यहाँ पे मैंने विशारद मतलब म्यूज़िकल इसमें पूरा टाइम देता था मैं, और रात भर रियाज करना, प्रैक्टिस करना। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ना, तो मेरे गुरुजी भी बताते, शांताराम जी मेरे गुरुजी हैं, कि बताते थे आगे की लाइफ बहुत टफ है, क्योंकि तू ऐसा कर कि एक चीज़ पे मत रहे, 2-3 चीज़ें इकट्ठी शुरू कर, क्योंकि आगे का आने वाला समय बहुत फास्ट है। तो तब से उन्होंने मुझे बताया रखा था। तो मैंने पियानो भी स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो
एक नया मेरे लिए था तब। तो वो प्रोग्रामिंग के लिए कीबोर्ड आना बहुत ज़रूरी था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ब्रांच है दादर में, वहाँ से मैंने 7 ईयर का फिर ये पूरा कीबोर्ड का एजुकेशन कंप्लीट किया। और फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मुझे याद है, ऐसे सीखते सीखते मैं, नीलेश माई एक मेरे फ्रेंड है, वो एक रिकॉर्डिंग में मुझे मिले। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक काम है। वो जॉनी लीवर शो में रिदमिस्ट थे। तो जी टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, अभी जॉनी कुछ तो नाम था, उसमें ना गाने बजते थे, पुराने गानों के ट्रैक्स पे नए शब्द होते थे, और वो कुछ पैरोडी कुछ होती थी वहाँ पे म्यूजिकल। तो उसके ट्रैक बनाने का काम आया। तो मैंने पहला काम शुरू किया था 100 रुपीज़ ट्रैक, मतलब एक गाने का मुझे 100 रुपये मिलता था। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आपको बहुत खुशी हुई रहेगी वो 100 रुपये मेरे लिए आजकल के, मतलब आज मैं एक गाने के लेता हूँ कभी 30, कभी 40,000, कभी 15, मतलब 100 रुपये तो नहीं लेता ऑब्वियस, बट वो 100 रुपये की बराबरी अभी आज जितना पेमेंट मिलता है उसकी कोई, क्योंकि वो जब देखा था मैंने उस 100 रुपये को हाथ में, तो वो आज मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कमाने लायक हूँ, ये मैंने खुद को साबित किया था। जैसे कि हर कोई अपनी पहली कमाई अपने मम्मी पापा या फिर अपने किसी चाहने वाले के साथ शेयर करता है, तो आपने किसके साथ शेयर किया? बैड लक मेरा ये है कि मेरे पापा जॉब पे थे। पापा को दिया था मैंने वो 100 रुपये, पापा को ही दिए थे मैंने, मुझे मम्मी को देना था, लेकिन मम्मी मेरे साथ नहीं थी, गांव में थी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो पहली कमाई थी जॉनी लीवर के शो से थी, तो एग्जैक्टली वो क्या शो था? वो शो का नाम जॉनी आलारे। अच्छा, जॉनी आलारे शो था। उसमें गेस्ट बुलाए जाते थे, जैसे आज कपिल शर्मा करते हैं ना, वैसे टाइप का कुछ था, और वो जॉनी जी कंडक्ट करते थे। ओके, जी टीवी पे था। तो आपने उनके साथ भी काम किया, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको याद है? एक्चुअली उन्हीं के काम के लिए मैं माझगांव में स्टूडियो था एक, V2 स्टूडियो, अब वो नहीं है, जॉनी जी का स्टूडियो था। तो उस स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग पे था, शायद उन्हीं का काम था, याद नहीं आ रहा। जॉनी जी आए और उनको पता चला कि मैं हूँ वहाँ पे, तो जॉनी जी उनकी रूम में मुझे बुलाए। उन्होंने कहा की विशालला घेऊन ये, तो मराठी फार चांगलं बोलतात, त्याला घेऊन ये, आपण त्याला बोलायचं आहे। तो तब मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, तो लेके आए और बैठाया मुझे, बेटा कसा है तू, फोटो वगैरह सगळं त्यांचे। अच्छा, उनका कैसा है पता है, जॉनी जी का एक खास बात है कि वो एक्टिंग नहीं करते, वो जो है ना वहीं पर्दे पे दिखता है। अब जब उनसे मिलोगे ना, बात करोगे ना, तो जैसे बात करते हैं ना, जैसे वो अरे ऐसे आंखें बड़ी करेंगे, ये वो सब है ना, उनका नेचुरल है। ये लोग इसलिए सब इजीली कनेक्ट कर जाते हैं, सब इजीली। और मैंने बोला ये, मैं उनको देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे फेस टू फेस मिला मैं, और मैं देख रहा हूँ उनको, ये मुझे एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा दिल नज़र आ रहा है, या मेरे से ऐसे रियल में बात कर रहे हैं। दे नहीं, लेकिन वो क्या इंसान है, बाप रे। और उन्होंने ऐसे मतलब बोला, बात की, और फिर उनको क्या लगा पता नहीं, आंखें सनी से लगाया मुझे और रोने लगे। मैंने सर बोला क्यों रो रहे? बेटा तू इतने में इतना कर रहा है, तो मैं यीशु से प्रार्थना करूँगा। और फिर उन्होंने वो पानी लिया कुछ, और वो कुछ बपतिस्मा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, मतलब मेरी मिस्टेक हो तो सॉरी। नहीं, बैप्टिज्म ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने किया, और ये एक्चुअली बात कहनी नहीं चाहिए, बट ये फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ मैं, और आ गया अभी ध्यान में, और बता दी मैंने बात। तो खैर वही बात हुई कि प्रे किया उन्होंने मेरे लिए, और बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। आपने अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि आपने जितने भी गाने किए उसमें आपका सबसे बेस्ट गाना कौन सा था? वैसे तो मैंने ज़्यादातर घोस्ट प्रोग्रामिंग की है, और मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, और जो आए तो शायद वो मुकाम हासिल करें, उसकी मैं राह देख रहा हूँ। लेकिन घोस्ट प्रोग्रामिंग में मैंने बहुत एड्स की, या फिर बहुत जो चली क्लोजअप की वगैरह एड्स हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, या फिर इस तरह से तो किए हैं जो, और अच्छा लगता है अपना बनाया हुआ काम जब लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अक्सर हम सुनते हैं म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, म्यूज़िक अरेंजर होते हैं, तो ये सब जो काम है वो एक ही इंसान करता है या फिर इसके लिए अलग अलग लोग होते हैं? नहीं, ये अलग अलग काम रहता है। हाँ, एक बंदा ये सारे काम कर सकता है अगर उसे आए तो। ओके। अब रही बात ये 4 मतलब जो है बात है, वो क्या है, जैसे कि म्यूज़िक डायरेक्टर फर्स्ट, सेकंड म्यूज़िक कंपोज़र, थर्ड म्यूज़िक अरेंजर, और म्यूज़िक प्रोग्रामर।
ओके। ओके, ये 4 स्टेप्स हैं, या फिर 4 अलग लोग समझिए आप, या फिर 4 अलग काम। तो ये कैसे अलग हुए? अच्छा, म्यूज़िक कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर भले ही धुन लगाते हैं, जैसे कोई गाना है, जैसे आज जाने की ज़िद ना करो, तो आज जाने की ज़िद ना करो, ये हो गए लिरिक्स। अब उसमें धुन लगी, आज जाने की ज़िद ना, है ना? तो ये जो सुर आए उसमें, तो उन शब्दों को सुरों में पिरोया गया एक कंपोज़र के ज़रिए। ओके। उसके तो लिरिक्स को सुरों में पिरोना कंपोज़र का काम है। अच्छा, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? म्यूज़िक डायरेक्टर वो है जो म्यूज़िक की वो जो धुन है, उस सुरों में पिरोते वक्त ही उसका पर्दे पर क्या पिक्चराइज होगा, उसका विजन लेके उसको कंपोज करता है। मतलब वो उस फिल्म या फिर वो अगर वो एल्बम कर रहा होगा, या तो जिस भी गाने को वो डायरेक्ट कर रहा है, उसके विजन क्लियर होते हैं। इस धुन पे, इस जगह पे ऐसा कैमरा होना चाहिए, इस तरह के उस हीरोइन की या फिर उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन होने चाहिए, वो क्या सब सीन दिखाएंगे, कैसा करेंगे, वो सब रहता है। जी, वो डायरेक्टर खुद उसके पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और वो उसी तरह शूट होता है। तो ये म्यूजिक डायरेक्टर का काम हो गया। हाँ, और सिर्फ धुन लगाना म्यूजिक कंपोजर का काम है। ओके। अब ये हो गया, लिरिक्स हो गया, धुन लगाना हो गया। उसके बाद आई बारी उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। जैसे आज जाने के जिद न करो में तबला है, धाक दिन, वो दीपचंदी ताल है। तो वो ताल डिसाइड करना, किस इंस्ट्रूमेंट पे वो ताल बजेगा, ड्रम पे बजेगा, तबले पे बजेगा, या फिर वो जो लाइव इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है ना, वो एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन उस आर्टिस्ट से वो बजवाना, वो इंस्ट्रूमेंट को तय करना, उस रिदम को, उस पैटर्न को सिलेक्ट करना, फिलअप करना। अगर उसमें सितार है तो सितार, फ्लूट है तो फ्लूट, जो भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब गाना स्टार्ट से लेके, मतलब जहाँ पे गायक शुरू करता है उससे पहले भी म्यूजिक आता है ना, उसे बोलते हैं इंट्रो म्यूजिक। तो वहां से लेके गाने का खत्म होने तक जो पूरा म्यूजिक उसकी जो बैकग्राउंड बनाता है ना, उसे बोलते हैं अरेंजर। अच्छा। और अरेंजमेंट वो पूरा अरेंज करता है ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। ओके, अब उस अरेंजमेंट्स को जब कोई कंप्यूटर पे करता है उसे बोलते हैं प्रोग्रामर। आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि जो म्यूजिक अरेंजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ तबला बजे, कहाँ शहनाई बजेगी, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? अगर गाने के नेचर में अगर रोमांटिक हो, तो और वो किस जमाने का गाना है, जैसे कि आज के ज़माने के गाने में अगर संतूर बजेगा, रोमांटिक गाने में आप संतूर तो सब जानते हैं, सितार बजेगा तो सब तो जानते हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि गिटार लगेगी। राइट, है ना? मतलब एक डिफ़ॉल्ट हो गया है, पियानो लगेगा। तो एक आज दौर का भी बात है, दौर की भी बात है। मतलब आजकल के दौर में कौन से इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सुने जाते हैं, उस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट की एक डिसीजन ली जाती है कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। तो देखा जाए तो एक गाने को बनाने के लिए एक लिरिक्स लिखने वाला रहता है, कंपोजर होता है, डायरेक्टर होते हैं, अरेंजर होता है, एंड लास्ट जैसा कि आपने बताया प्रोग्रामर रहता है। नहीं, लास्ट में तो सिंगर ही होता है। ओके। इसलिए, और सिंगर आत्मा होता है ना, क्योंकि वो भाव को रखता है। हाँ। इसलिए वो गाने में सबसे बड़ा क्रेडिट वही लेके जाता है। आज अभी लोग बोलते हैं, आप बताइए, मैं चार इंसान है, बराबर है, कंपोजर, अरेंजर, म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोग्रामर, ये 4। इनको छोड़ के बजाने वाले बहुत सारे होते हैं। हाँ। जैसे उसमें गिटार बजी है तो गिटार बजाने वाला आया, तो इतने जन की मेहनत होती है, और क्रेडिट कौन लेके जाता है? सिंगर। कोई बोलता नहीं फला म्यूजिक डायरेक्टर का गाना सुना क्या, कौन क्या बोलता है, अरे अरिजीत का गाना सुना क्या। मतलब ये होता है ना कि वो फिर वो क्यों है, क्योंकि वो प्रेजेंट कर रहा होता है हमको, तो सामने जो दिखता है वही बिकता है। अभी हमारी ऑडियंस उतनी ये नहीं हुई, मतलब अब फॉरेन में जाएंगे ना तो स्टीवन स्पीलबर्ग रास्ते पे निकलेगा तो भीड़ आ जाती है, वही अगर टॉम क्रूज वगैरह निकलेगा तो उसको कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि टॉम क्रूज को या फिर किसी भी पर्दे पे दिखने वाले आर्टिस्ट को किस डायरेक्टर ने किस मेहनत से बनाया, उस मेहनत को वहाँ की पब्लिक जानती है, इसलिए वो लोग उनको श्रेय ज़्यादा देते हैं, अवेयर है वहाँ की पब्लिक। तो वो स्टीवन स्पीलबर्ग के पीछे भागती है, दीवानी उनकी, वो रास्ते पे आती गर्दी, मतलब भीड़ लग जाती है वहाँ पे। विशाल जी, जैसा कि आपने बताया कि मेहनत सब करते हैं लेकिन नाम सिंगर का होता है, तो आप भी बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया सिंगिंग के लिए? ये मेरी कुछ नीड्स हैं, मतलब जैसे कि अभी मैं रेंट पे रहता हूँ तो उसका भाड़ा है, फिर उसके बाद मेरा खुद का खर्चा है, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, और मुझे सिंगिंग में एक्सपोजर अभी से मैं शुरू करूँगा,
ओके। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं खुद को एस्टेब्लिश कर पाऊँ। और जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक पे रहेगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल जाएगी तुझे, मल्टीटास्किंग कर ले। तो मैंने उस पर ध्यान दिया, और फिर उस पर ध्यान देते वक्त एक नौबत अभी मेरी ऐसी है कि मैं दिन में क्लासेस लेता हूँ और फिर रात में प्रोग्रामिंग के काम करता हूँ, तो मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिलता। बहुत कम सोता हूँ और तबीयत का ख्याल नहीं रख सकता, गले का ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद रियाज आपका बहुत होना चाहिए अच्छा, तब जाके माइक पे खड़े होने के बाद आपका गला सुर में बोलता है। तो एक सिंगर को मतलब जो सिंगिंग करता रहे तो उसको कितना घंटे रियाज करना ज़रूरी है? आजकल के ज़माने में तो ज़्यादा तो नहीं हो सकता किसी से, लेकिन मुझे लगता है 3 घंटा तो होना चाहिए। और ऐसा कुछ ऐसा प्रिकॉशंस भी, जैसे क्योंकि हमने सुना है कि जैसे लता मंगेशकर जी हैं और भी बहुत सारे जैसे ऐसे नहीं। सिंगर है तो वो आइसक्रीम खाना छोड़ देते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। आपके मन में अगर वो बात घर कर गई कि इससे मुझे ये तकलीफ होती है तो होगी। अच्छा। आप सिर्फ अपना माइंड सेट क्लीन रखो और रियाज करो, आपको कुछ नहीं होगा। बट मुझे रियाज को टाइम नहीं मिलता, इसलिए आपने सिंगिंग के लिए शायद उतना ट्राई नहीं किया। हाँ, और मुझे फिर सांस कम पड़ती है, गले की जो थ्रो है वो कम पड़ती है। तो मैं जानता हूँ कि मैं अगर जाऊँगा भी तो किसी का स्टूडियो का टाइम वेस्ट करूँगा। वहाँ पे पर आवर बेस पे स्टूडियो होता है, फिर कोई मेरे लिए क्यों परेशानी ले। और मुझसे अच्छी क्वालिटी देने वाले अगर हैं तो, और मैं अच्छा हूँ ना म्यूज़िक डायरेक्शन में, मैं जानता हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ उसमें। विशाल जी, जो पहले के जो सिंगर्स थे, चाहे मैं सोनू निगम जी की बात करूँ या फिर केके की बात करूँ, उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, मतलब सॉन्ग में भी और अगर परफॉर्मेंस करते तो उसमें भी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन आजकल के जो सिंगर्स है उनकी सॉन्ग में आवाज़ तो बहुत ही अच्छी रहती है, काफ़ी सूदिंग रहती है, लेकिन अगर स्टेज परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो सेम नहीं रहती, थोड़ी सी अलग रहती है। शायद वो म्यूजिक में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते रहेंगे उसकी वजह से। तो आपका क्या ख्याल है, वो लोग क्या रियाज नहीं करते? अभी मुझे लगता है कि एक तो पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि मैं अगर रियाज़ नहीं करता, उस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करता, तो मेरा खुद की एक डिसीजन होनी चाहिए कि मुझे अगर वहाँ पे जाना है तो इस काबिल तो रहना चाहिए मैंने। लेकिन आजकल मतलब उनकी फास्ट लाइफ है, आज यहाँ रिकॉर्डिंग है, वहाँ फ्लाइट लेके जाना है शो लेके, तो बहुत बार क्या होता है कि प्लस ट्रैक पे गाया जाता है। प्लस ट्रैक मतलब सिर्फ वो मुँह हिलाते हैं। हाँ, जैसे फिल्मों में हीरो लिपसिंग करते हैं ना, वैसे वो सिंगर खुद अपने गाने स्टेज पे लिपसिंग करते हैं। अगर 10 गाने बज रहे होंगे, हाँ, तो 5 या 4 गाने लिपसिंग वाले होते हैं, क्योंकि इतना ताकत। जैसे रफ़ी साहब 3-3 घंटा शो करते थे। कल ही मैं अभी उनके 100 बर्थडे थी, तो बहुत सारे उनके मामले उनके इंटरव्यूज़ वगैरह मैं सुन रहा था, तो 3-3 घंटा वो बंदा गाता था। और या हूँ जो है वो खुद रफ़ी साहब ने गाया है। हाँ, वो या हूँ जो चिल्लाना होता है ना स्टेज पे, वो खुद चिल्लाते थे वो, और वो चिल्ला के पूरा गाना सुर में गाते थे। तो मुझे एक बात बताइए, उस दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब भी बहुत ही बिजी होंगे, जब उनको टाइम मिल जाता तो फिर आजकल के सिंगर्स को टाइम क्यों नहीं मिलता? दरअसल भी उनका क्या किसी के साथ कंपैरिजन किया जाए रफ़ी साहब का, लेकिन उनका एक डिसिप्लिन था। शायद ये डिसिप्लिन किसी को ना जमे। अभी सोनू निगम देखिए, सोनू निगम मुझे नहीं लगता कि वो प्लस ट्रैक जैसे लिपसिंग ट्रैक होता है ना, हाँ, वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन रियाजी इंसान है। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो डिसिप्लिन्ड है और रियाज को उतना ही महत्व देते हैं। वो बिल्कुल अच्छा गाते हैं। अरिजीत भी अच्छा ही गाता है और बहुत से सिंगर है। और लेकिन ऐसे कई सिंगर है जो मतलब एक्चुअली क्या हो गया, सोशल मीडिया की वजह से ना प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। मतलब जैसे कि कोई भी मतलब परसों मैं रील देख रहा था कि बाप रे इतनी डेंजर गा रही थी वो लड़की, मतलब उसको फॉलोअर्स कितने, मतलब मिलियंस में, और उसको बेसुरा सुनने के लिए फॉलो करते लोग। उसमें बताओ, आपको एक डिसिप्लिन और आपको एक उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि आप एक सिंगर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से गाना चाहिए, इसका एक तरीका होता है जो आपने सीखा होता है या फिर आप में होता ही है। वो कोई काम करते वक्त एक डिसिप्लिन होता है ना, तो आप डिसिप्लिन में है तो वो आप अच्छा ही गाओगे। फिर आप कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, रियाज का टाइम आप निकालोगे ही निकालोगे, और आप उसके लिए उतना टाइम देके आप अपने आप को स्टेज पे एकदम परफेक्ट रख पाओगे। जी, तो करते हैं ऐसे, बहुत अच्छे भी सिंगर हैं लेकिन संख्या बहुत कम है। तो मुझे और एक बात बताइए कि जो पहले के जो सिंगर्स थे उनके गाने हमें आजकल बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो आजकल के सिंगर्स हैं उनके गाने हम ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसा क्यों? अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आती है कंपनियाँ। अच्छा।
जैसे कि आपको सुनना क्या है, आपको आपने खुद तय नहीं किया, आप आपसे तय करवाया गया है। मतलब म्यूज़िक कंपनीज, एक आर्टिस्ट में और एक लिसनर में मिडल मैन कौन है? जो म्यूज़िक आपको पहुंचाता है, राइट, उसको म्यूज़िक कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूज़िक कंपनी क्या करती है कि उसकी एक उसको पैसा चाहिए, उसको क्वांटिटी भी चाहिए, और आजकल की जनरेशन या फिर इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है कि उसको फटाफट चेंज चाहिए। मैं तो पहले मतलब 10 साल में कुछ हर सिंगर चेंज चाहिए उनको, अभी तो वो साल भी कम करेंगे वो लोग, शायद वो हर 2 साल में नया सिंगर को लॉन्च करके उसको एक्सपोजर करके उसको यूज़ करके फिर उसको नया कोई सिंगर से रिप्लेस कर दें। तो एक बिजनेस है। तो क्या हो गया है कि मेंटालिटी लोगों की बनाई भी गई, उनको फीड किया गया उस तरह से। 90s से देखो आप, उसके पहले क्या होता था, म्यूजिक डायरेक्टर जो काम करता था उसमें प्रोड्यूसर जो पैसा लगाने वाला हो या फिर म्यूजिक कंपनी, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता था। सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती, उस तरह से उस म्यूजिक को डिज़ाइन किया जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि म्यूजिक कंपनी आई, फिर पैसा जो देने वाले वो लोग आए, तो उन लोगों ने क्या किया कि जिसके पास पैसा है वो चाहेगा वैसा धुन बनेगा। अच्छा, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी को भी पैसा वो देने वाला है, मार्केटिंग भी वो करने वाला है। उसके बाद जब म्यूज़िक कंपनी ने ओवरटेक कर लिया तो म्यूज़िक कंपनी ने समझा कि पब्लिक को जल्दी बिकने वाली चीज़ें चाहिए। जैसे कि अगर आज मैं रोड बनाऊंगा और कल ख़राब नहीं होगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा। सही बात। तो मैं ऐसा रोड क्यों बनाऊँ कि सालों साल चले? हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मैं लाऊं, इस वजह से कंपनी ने क्या किया कि पब्लिक को आदत लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, पुराने गानों का रिमिक्स ज़माना आया, तो क्या उन्होंने क्या किया कि पुराने और नए में एक रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हुए नए म्यूज़िक के साथ पुराना क्या तड़का, मतलब, और लोगों को भी अच्छा लगा क्योंकि न्यू साउंड था, सब कुछ था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आती चली गई और आज अब ये नौबत है, पुरानों को लेके ही आज गाने बनते हैं। कितने गाने हैं जो आज भी रिमेक ही हो रहे हैं और नए बनाने की कोई किसी की मतलब पता नहीं, सुर खत्म हो गए, पता नहीं क्या हो गया है। पहले के 5-5, 6-6 मिनट के गाने हुआ करते थे। अभी और 3 मिनट के गाने में भी मतलब वो गाना कब आके चला जाता है पता नहीं चलता और बाद में याद भी नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात ये है कि ये जो बिज़नेस है ना, इस बिज़नेस की वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, उस वजह से पब्लिक को, जैसे पहले दूरदर्शन था तो मुझे याद है आज भी 4 बजे पिक्चर लग रहा था तो हम लोग देखने बैठ जाते थे। तो एक बहुत, आज भी वही बातें याद आती है। लेकिन आज सैकड़ों चैनल है। अच्छा, जब मन करो पॉज करो, जब मन करो प्ले करो, देखो मोबाइल में, हाँ, मोबाइल में, टीवी की भी जरूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें इतनी अवेलेबल हो गई है ना कि कोई वैल्यू ही नहीं बचा है। विशाल जी, मेरे मन में एक सवाल है। पहले के गाने काफ़ी लंबे हुआ करते थे, उसको हम तब भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुनते थे और आज भी हम उसको दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन आजकल के जो गाने होते हैं बहुत ही शॉर्ट हो गए हैं, तो इसका क्या कारण है? वही पेशेंस खत्म हो गए लोगों के। रील्स देख के 1 मिनट का रील का टाइम होता वो भी 10 सेकंड में आगे कर देते। तो एक मेंटली होता है ना कि एक आपका सोचने का तरीका ही बदल जाता है। आपको तुरंत 10 सेकंड बाद कुछ नया चाहिए। तो ऐसा सोचने वाला बंदा 3 मिनट का गाना भी मुश्किल से सुनेगा, उसके लिए 5 मिनट का गाना कौन बनाएगा? और वो प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। 5 मिनट का गाना शूट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी 3 मिनट का, उससे 2 मिनट कट गए ना, राइट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो सबका फायदा है। विशाल जी, जो पहले के गाने हुआ करते थे उनके लिरिक्स बहुत ही अच्छे थे, जो हमको सुन के बहुत ही अच्छे लगते थे कि वाह क्या लिखा है, लेकिन आजकल के जितने भी गाने उनके लिरिक्स उतने अच्छे नहीं होते। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो पहले के जो लिरिसिस्ट हुआ करते थे आजकल वैसे लिरिसिस्ट नहीं है? एक्चुअली मैडम, आज गाने सुने नहीं, देखे जाते हैं। ओके, वीडियोस। हाँ, तो जितना वीडियो पे खर्चा होता है ना, हाँ, उसका बहुत कम परसेंट ऑडियो पे होता है। उसमें सब क्रॉस कटिंग होती है। जो बड़ा लेखक होता है, जो अच्छा लिखता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी, मतलब जो भी उसकी पेमेंट है या फिर जो भी वो चार्ज करता है। उसके बाद होता है ये है कि उन्हें क्विक चाहिए, टाइम किसी के पास नहीं है। तो जो बड़े राइटर्स होते हैं वो टाइम लेते हैं अच्छा लिखने के लिए, सोचते हैं, मीटिंग्स चाहिए होती हैं उनको। वो सब डिमांड्स आजकल के प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर नहीं कर पाते, उनको तुरंत चाहिए। अब तो एआई का ज़माना है, एआई को बोल दो ये गाना लिख कर दे, वो तो 2 मिनट में गाना भी बनाकर आपको दे देगा। तो इतना फास्ट हो चुका है सब कुछ।
तो आजकल के दौर में फिर ये अनदेखा हो जा रहा है वो जो आप बोल रहे हो ना वो चीज़। और पब्लिक ऐसा नहीं है पब्लिक मूर्ख है। अगर ऐसा होता ना तो आज भी रेडियो पे गाने पुराने नहीं बजते। राइट। आज भी रेडियो पे पुराने ही गाने बजते हैं। क्यों? क्योंकि और आजकल की नई जनरेशन में बच्चों को सिखाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, म्यूज़िक पढ़ाता हूँ तो गाना भी सिखाता हूँ। हाँ। तो आजकल के बच्चे भी पुराने गाने ही सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। Right. मैं कभी फोर्स नहीं करता उनको। हाँ। सो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपके पास काम आया है लेकिन आपकी हेल्थ कंडीशन की वजह से उनको लगा रहा है कि आप पता नहीं काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उस वजह से वो काम चला गया हो? हाँ हुआ ना, बहुत बार हुआ और बहुत सारे काम गए मेरे। और ऐसा नहीं कि फिज़िकल चैलेंज की मतलब मेरा जो है वो उस वजह से हुआ हो, लेकिन एक 1% तो हर बंदा वो कंपनी या फिर प्रोजेक्ट पैसा लगाने वाले लोग हैं तो थोड़ा सा तो सोचेंगे। उस हिसाब से कुछ बार हुआ है मेरा, लेकिन उसको मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 1-2 काम ही मेरे गए हैं, बाकी 8 मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझ पर पूरा भरोसा रखा है और मेरे पास वापस आए हैं। इंडस्ट्री में एक बात है कि आप जब किसी का काम करते हो ना, अगर काम अच्छा लगे तो वो मुँह पे नहीं बोलेंगे, वो वापस आपको काम देंगे। राइट। तो अच्छा या बुरा वो काम फिर से आएगा तो पता ही चल जाता है, तो वापस आते हैं क्लाइंट मेरे और मेरे साथ ही रहते हैं। तो यही। तो मतलब लाइक आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी आपके साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में लोगों ने आपके साथ भेदभाव भी किया है? हाँ हुआ है ना, वो भी हुआ है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी मैं जब रास्ते पे निकलता हूँ ना तो मेरे भाई को या मुझे पूछ, मेरा भाई या फिर मेरा कोई स्टूडेंट होता है मेरे साथ तो मुझे नहीं पूछता कहाँ जा रहे हैं, उसको पूछते हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो क्या। आपको पूछता है सर? हाँ, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, हाँ स्टूडियो जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर टहलने भी जा रहा हूँ तो पूछते हैं हॉस्पिटल में लेके जा रहे क्या। वापस आते तो बिल्डिंग वाले या फिर टैक्सी वाला पूछता है कोणचं हॉस्पिटल लगायचं। हाँ। हाँ, तो मतलब हमारे जैसे इंसान, इंडस्ट्री के तो छोड़ ही दो, हमारा जैसा इंसान कोई टैक्सी पकड़ेगा तो टैक्सी वाला पूछेगा कि आप कौन से हॉस्पिटल पर छोड़ना है। तो एक मेंटेलिटी जो है वो, और वो भी मुंबई में, गांव में तो इससे भी बदतर हालत है। गांव में तो मतलब हम लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। मेरे घर में ले लो आप, मतलब मेरे घर में तो पढ़ाई तक मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट जब मेरी कमर्शियली मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आज भी मैं अकेला रहता हूँ, कोई नहीं मेरे साथ। मम्मी पापा? पापा तो गुजर गए मेरे 2021 में कोरोना में। माँ वगैरह कोई नहीं रहता मेरे साथ। नहीं, लाइक जैसे कि आपने बताया कि 2003 के पहले से आपने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तो तब से आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं। मेरे खुद के घर लोगों का तो छोड़िए, कंपनीज का, तो मेरे घर वालों को इतना मैं कमाता हूँ, घर चलाता हूँ, भाड़ा भरता हूँ, सब कुछ है। मेरी वाइफ भी है, मेरी फैमिली भी है। शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ भी दोनों पैरों से हैंडीकैप है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो घर का सब करती है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रहते। मेरा भाई आता जाता रहता है, छोटा भाई मुझे सपोर्ट करता है। अब तो आपने प्रूव करके दिखा दिया है कि आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, तो क्या आप भी, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है? वो मेरा पिक्चर अगर रिलीज होगा ना तो किसी थिएटर पे रिलीज है तो मैंने समझो स्टेटस लगाया तो स्टेटस कॉपी करके खुद के स्टेटस पे लगाएंगे। हाँ। लेकिन मुझे फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे। मतलब उनके लिए मैं दुनिया के लिए भाई हूँ, दुनिया के लिए बेटा हूँ, लेकिन उनके लिए मैं बेटा नहीं हूँ या फिर उनके लिए भाई नहीं हूँ, क्योंकि वो स्पष्ट कहते हैं कि तेरा कौन करेगा। मतलब आज भी वो मुझे ऐसा समझते कि अपंग, मतलब आमच्या मराठीमध्ये लंगडं म्हणतात, लंगडा बोलते ना तो नहीं। हाँ, समझे। हाँ, तो या लंगड्याचं कोण करणार असं। मेरा मजला भाई तो बोलता है कि एक सोसाइटी में अगर ये इसको व्हीलचेयर पे लेके जाएं तो अजीब लगता था, अब तो उसकी बीवी भी व्हीलचेयर पे है, दोनों को हम अपनी सोसाइटी में लेके आएंगे तो कैसे हंसेंगे लोग। ये आपके भाई ने बोला? मेरे भाई ने बोला मुझे। तो ये ऐसा एक्सेप्टेंस है हमारे जैसे अपंग लोगों को लेकर, घर वालों का, कंपनी तो आपका तो आप छोड़ दो, लेकिन मुझे बाहर से बहुत सपोर्ट मिला। जैसे कि क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कभी मुझे हैंडीकैप हूँ या फिर मैं किसी चीज़ में कम हूँ, 1-2 छोड़ के, तो बाकी किसी ने मुझे ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि मैं किसी जगह कम हूँ। उन्होंने आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको और कभी किसी ने दया बोल के भी काम नहीं दिया मुझे। मतलब दया, याचं घर कसं चालत असेल आपल्याला काम देऊ म्हणून ऐसा कह के भी किसी ने कभी काम नहीं दिया। जब उनका काम का रिक्वायरमेंट आया तभी उन्होंने मुझे फ़ोन। मैंने पुरुषोत्तम बेर्डे, सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, फिर जी पे जो इवेंट आते थे ना, लक्ष्मीकांत बेर्डे की इवेंट, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैं करता था। ग सहाजनी एक सीरियल आता था स्टार प्रवाह पे, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैं करता था।
ईटीवी मराठी पे सासूबाई कुछ था, 1760 सासूबाई, अच्छा, मराठी सीरियल, उसका बैकग्राउंड में मैं उसका घोस्ट प्रोग्रामर था। आपने तो ये प्रूफ कर ही दिया ना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फिर भी वो आपको कांटेक्ट नहीं करते, मतलब 7 ये साल हो गए। 7 साल हो गए। तो आपकी मम्मी अभी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, कहाँ रहते वो? बहन के साथ। और कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता? नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हो कि आपकी फैमिली ने आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया? सिखाने तक था, मतलब वो चाहते थे कि वो सीखे, कुछ भी करे, लेकिन बाकी का आगे का लाइफ हमारे तरीके से जिए। तो उन्होंने सोचा कि राशन का दुकान डाल देंगे, कुछ उसके नीचे, हाथ के नीचे 1-2 लेबर रख देंगे और फिर हमारे साथ ही रहेगा। मतलब वो आपको दया की नज़र से देखते थे कि आपका वो काम चालू करवा देंगे और आपकी लाइफ चल जाएगी, गुजर जाएगी। जब तक लातूर में था तब तक मेरे गुरुजी बहुत इसकी वजह है बड़े, उस चीज़ से बाहर निकलने में। उन्होंने मुझे कहा था, तू निकल यहाँ से, हाँ, तू यहाँ पे रहेगा तो कुछ नहीं होगा तेरा, मुंबई जब तेरा बाप उधर, पापा को बाप बोलते, गुरुजी वो बोल सकते थे, तो बोलते थे कि तू जा जल्दी, और वहाँ पे मुझे तो तेरा फ्यूचर दिख रहा है। आपने बताया कि आप 2003 में मुंबई में आए, उस वक्त आप अपने पापा के साथ रहते थे, तो आपने कभी डिसीजन बनाया कि अब आपको अकेले रहना चाहिए? मैंने यहाँ पे आने के बाद जब म्यूज़िक डायरेक्शन का एडमिशन लिया, पापा से जाहिर की मेरी ख्वाहिश की मुझे सीखना है, तो उन्होंने सपोर्ट किया, फिर सीखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब पापा रिटायर हुए 2010 को, तब तक मेरी एजुकेशन हो चुकी थी, म्यूजिकल्स टोटल, पियानो वाइज वगैरह सब, तो मैं उतर चुका था, मतलब इंडस्ट्री में, मतलब काम के शुरुआत में था मैं, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। अब बात ऐसी थी कि पापा का रिटायरमेंट हो गया, वो वापस गांव जाना है, तो गांव गया तो फिर लाइफ ख़त्म, फिर वही चीज़ें, तो क्या करूँ। तो मैंने ठान ली कि भाई अभी यहाँ तक आए तो पीछे नहीं मुड़ूंगा। पापा को बोला मैंने, आप जाओ, मैं यहीं रहूँगा। तो भाई बोले कि मैं तो यार तेरे साथ नहीं रह सकता, गाँव में खेती वगैरह है, तो तू चल मेरे साथ। मैंने बोला मैं वहाँ पे मेरी लाइफ नहीं है। तो फिर उन्होंने एक ही बात की, शायद तब मुझे कड़वी लगी की तुझ्यात हिंमत असेल तर तू राहून दाखव, नाहीतर माझं घर आहे तुझ्यासाठी, ऐसा बोल के वो निकल दिए। तो मैंने, मेरी एक स्टूडेंट थी, उससे 50,000 उधार लिया और पापा का घर छोड़ा, खुद से रेंट पे एक फ्लैट लिया साइन में, और डिपॉजिट दिया कुछ 12,000, आज भी याद है मुझे, 12,000 भाड़ा था तब, और मेरा खुद का चाबी आया घर का मेरी रेंट का ही था लेकिन अपना था। विशाल जी, आपने बताया कि आपकी वाइफ भी फिजिकली चैलेंज्ड है, तो क्या किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप दोनों कैसे अपनी लाइफ साथ में बिताएंगे? नहीं क्रिएट उसी किया? वजह से तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना हमें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एका अपंग लड़के को संभालते, तब 2-2 घर में हमको नहीं चाहिए। वो मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है ना, तो उस वजह से हम दोनों को बिल्कुल रिजेक्ट है उनकी तरफ से, हम दोनों। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि आप अपने जो डे टू डे जो एक्टिविटीज उसको कैसे मैनेज करते होंगे। हम रोज़ सुबह 7 बजे उठते हैं, वो मेरे लिए चाय बनाती है, ब्लैक टी पीता हूँ विदाउट शुगर, फिर वो नाश्ता बनाती है, नाश्ता करता हूँ मैं, फिर घर का पूरा तब तक उसका हो जाता है, फिर वही दोपहर का खाना, तब तक मेरा काम निपटा के, जैसा ऑफिस से आना है, खाना खा के फिर 2:30 बजे चले जाना है। तो मेरा एक रूम है, और रूम के लगा ऐसे, रूम के बाजू में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया मैंने, उसी में जाके मैं काम करता हूँ, वापस आता हूँ, खाना खाता हूँ, वापस से काम पे चला जाता हूँ, फिर रेगुलर रूटीन में। फिर रात को हम दोनों मूवी देखते हैं। वाह। हाँ, तो बड़ा सा मैंने थिएटर, हम दोनों थिएटर तो नहीं जा सकते, तो मैंने इसलिए 55 इंचेस टीवी लिया है। वाह। तो वो लगा हुआ रहता है, तो देख, कभी हमारे घर में ही थिएटर, तो हम दोनों टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, मज़ा करते हैं। वैसे विशाल जी, एक बात बताइए, आपकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज। लव कम अरेंज। एक्चुअली एक ग्रुप है हैंडीकैप बच्चों का, मतलब जोड़ों का ग्रुप है, उसको मेरी वाइफ चलाती है। ओके। वो शादीराम घर जोड़े है, तो वो उसमें मेरा एक स्टूडेंट था, हैंडीकैप था, उसने बोला कि सर शादी कर लो, पापा भी पीछे लगे, शादी कर ले, मेरी बात तेरा कौन है, वगैरह वगैरह। तो एक पॉइंट आया कि मेरा अच्छा खासा कमाई अभी भी है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता रहता है, बट एक डिसीजन लिया मैंने कि अभी करनी है शादी। तो जैसे कि डिसीजन लिया, तो ग्रुप में मेरा नाम दिया, तो ये ग्रुप की ओनर थी, तो ये फिर मुझे पूछने लगी, फिर बातें हुई, फिर मतलब ओनर को ही पटा लिया मैंने। विशाल सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने फ्लैट फिर अलग ले लिया, आपके पापा चले गए, तो आप अकेले थे, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए अकेले फ्लैट रहना, वहाँ रहना, सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ईजी है, लेकिन आपके लिए मतलब घर का सारा काम करना, अकेले रहना
किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, झाड़ू पोछा हो या खाना बनाना हो, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आपने अकेले ने इतना सारा चीज़ कैसे मैनेज किया? अकेला जब मैं बाहर निकला फ्लैट रेंट पे लेके, तो पहली बात तो मुझे स्टूडेंट बहुत अच्छे मिले जो मेरे सपोर्ट में खड़े रहे। और कभी कभी क्या होता है, खाली पेट सो जाते हैं। घर था, मतलब इतना पैसा भी कभी कभी नहीं बचता था कि खाना, क्योंकि रेंट देना होता था, खाना अफोर्ड कर सके। तो मैं ऐसे हालत में था कि मैं कहीं स्ट्रगल करने के लिए, जैसे मुंबई में आने के बाद बस स्टैंड पे सो लिए, कहीं सो लिए, वैसे तो लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकता था मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से। तो ये था कि मैं रहूँगा तो घर में रहूँगा, और मैं इतना कमाता था कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हुए घर संभाल सकूँ। तो 12,000 रेंट पे मैंने रूम ले लिया, और कभी कभी खाली पेट सो जाता, कभी खुद झाड़ू लगा लिया, कभी स्टूडेंट आए, कभी स्टूडेंट के घर से टिफ़िन आ जाता था। ऐसे चलते चलते आई थिंक 7-8 साल मैंने ऐसे निकाले। 7-8 साल? हाँ। फिर उसके बाद आपकी शादी हुई? हाँ, उसके बाद शादी हुई। तो जैसा कि आपने मुझे बताया था बैक स्टेज में कि लाइक ये जो आपका जो कंडीशन है ये बाय बॉर्न नहीं है, तो कैसे हुआ आप बता सकते हैं? 6 महीने का था मैं, मेरे जन्म के बाद मैं जब 6 महीने का था, तो डॉक्टर की गलती की वजह से बुखार में कुछ मेडिसिन इंजेक्शन दे दिया उसने, जिस वजह से एक रात में मुझे ये अटैक, और एक पैर और दोनों हाथ पोलियो से पूरे टेढ़े हो गए। तो ये अगर डॉक्टर की गलती थी तो आपके मम्मी पापा ने उन पे केस या फिर ऐसा कुछ नहीं किया? उन्होंने शायद लड़ा होगा उनसे, उतना मुझे याद तो ठीक से है नहीं, लेकिन लड़के भी फ़ायदा क्या, जो हो गया अभी, इसका तो कोई पोलियो का इलाज है नहीं। बाद में फिर ऑपरेशन हुए, वो मेरे पूरे बदन पे 100 से ज़्यादा स्टिचेस हैं। तो ये तब की बात आपने मुझे बताई थी कि लाइक उसके बाद ही, ऑपरेशन के बाद ही आपने फिर तबला वाला जी हाँ, फिर सीखना शुरू किया था? जब ऑपरेशन Oh हुआ my God. तो 1 साल बाद फिर स्टिचेस निकालने के लिए वापस नागपुर में मेरा ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे लेके गए। तो आप कितने साल के थे तब? 13-14 साल का था। 13-14 साल में 100 स्टिचेस वाला हाँ। ऑपरेशन? जल्दी करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसकी हड्डियाँ थोड़ी सी सख्त होने हो जाने दो ताकि ऑपरेशन सह सके। तो 12 साल तक तो उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि मत लेके आओ ऑपरेशन के लिए। आफ्टर 12 ईयर्स फिर 13 में लेके गए, फिर 14 में मेरा स्टिचेस वगैरह निकाले, तो उसके बाद ही मेरा जो भी जर्नी था शुरू हुआ। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा फीलिंग आता है कि लाइक भगवान ने जैसे लाइफ सबको दी, काश वैसे लाइफ मुझे मिली होती? नहीं आता, क्योंकि मुझे जो भी है मैं इसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये सब मैंने अपनी ज़िद से और मैंने अपनी मेहनत से कमाया कह सकते हैं, या फिर वो म्यूज़िक का जो एक ब्लेसिंग्स है वो मुझे मिल रही है, तो उसमें मैं खुश हूँ बहुत। मुझे कुछ भी एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि कुछ मेरे पास नहीं है या कुछ। बाकी अड़चने तो चलती रहती है उसमें। तो आपने इतनी सारी चीज़ें देखी अपने लाइफ में, तो आपका सबसे वर्स्ट और सबसे वीक पॉइंट क्या था? इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए ना कि वो प्रॉब्लम्स में से कौन सा ढूंढूं और क्या, तो कोई कंपैरिजन करना मुश्किल है, बट पापा गए वो मेरे लिए वीक पॉइंट था। क्योंकि वो अकेले थे जो आपको सपोर्ट करते थे। लास्ट मोमेंट पे सपोर्ट उन्होंने किया, तो मेरी वाइफ उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ में है, क्योंकि आज उन्होंने चिंता की मेरी और खड़े रहे शादी के लिए, वही मेरे साथ खड़े रहे। एक तो वीक पॉइंट मेरे पापा गए वो लाइफ का, जब कोरोना में उनकी डेथ हुई, और दूसरा वीक पॉइंट मेरी माँ ने मेरा सपोर्ट छोड़ दिया। वो ये दो मेरे लाइफ के सबसे बड़े वीक पॉइंट है जिनको मैं कभी नहीं भर सकता। विशाल सर, आपने जैसे कि बताया कि जॉनी लीवर सर के साथ आपने काम किया हुआ है, तो ऐसे और भी बहुत सारे एक्टर्स होंगे जिनके साथ आपने काम किया रहेगा, तो आप उनके बारे में कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, वैसे तो हैं, और सुरेश जी के बारे में मैं याद आ रहा है कि सुरेश जी कितने ग्रेट हैं। एक किस्सा याद आ रहा है, एक रिकॉर्डिंग थी मेरी। सुरेश जी, आप पूरा नाम सुरेश बताएं। वाडकर जी। वाडकर। हाँ, अच्छा। आप वो सॉरी शॉर्ट में बोलते ना उन्हें। हाँ। तो सुरेश वाडकर जी की रिकॉर्डिंग थी, तो वो कांच के उस तरफ थे। पहले तो वो आए, बैठे और गाना सुना। इतना बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन मैं एकदम नया था, मतलब जस्ट कुछ कामों में वो काम था। तो आए, जैसे मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनके सामने बैठा हूँ, तो मेरी मतलब पूरी हालत ख़राब थी। उन्होंने समझा और बहुत प्यार से हाँ बडा कुठं आलायस तू, लातूरचा का, असं का, म्हणजे एकदम मराठीमध्ये प्रेमाने एकदम, आणि इतना प्यार से बात किया। और दूसरी बात, एक उनको वो इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे
कि क्या हुआ, लिरिक्स में कुछ करेक्शन थे, तो लिरिक्स में करेक्शन थे तो राइटर था, तो मैंने बोला राइटर साहब आप क्या करो, अंदर जाओ और जो वो लाइन करेक्ट की है वो थोड़ा इरेज करके उसके नीचे जो करेक्शन है वो लिखो। तो राइटर साहब अंदर चले गए और उन्होंने पेन लेके वो लाइन को कट करना चाहा, सुरेश ने हाथ पकड़ा, बोले कि आप बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, गाऊँगा, जो लिखा है उसको क्यों मिटा रहे हो। तो हम समझे नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो सुरेश जी ने समझाया ये एक खाली गानों का पेपर नहीं है, ये एक कला का एक पूरा आविष्कार बन चुका है। अब इस पे जब तुम कोई पेन से उसको कुरेदोगे तो वो आकृति खराब हो जाएगी, उसकी ब्यूटी कभी मत खराब करना। तुम्हें चेंज करना है तो ऐसे बोल दो, मैं कर दूंगा। इतना बारीक, मतलब वो एक एहसास होता है ना कि मैं अपने गाने से कितना प्यार कर सकता हूँ, कि मैं अपने लिरिक्स के पन्ने तक को भी हल्का सा एक लाइन भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतना वो प्योर चाहिए। तो कला से क्या, वो क्यों इतने बड़े हैं, इतने इसलिए बड़े हैं कि वो इतना प्यार करते हैं उस कला से, उस आर्ट से। ये मुझे उनसे सीखने को मिला, मतलब बहुत थैंकफुल लगा मुझे। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। फिर मैं सचिन पिलगांवकर सर से भी मिला। अच्छा जी, उनका एक शो था ट्रिब्यूट टू लक्ष्मीकांत बेर्डे। लक्ष्मीकांत बेर्डे की कुछ अपने मराठी एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे जी, तो उनका ट्रिब्यूट था। तो लक्ष्मीकांत बेर्डे और सचिन पिलगांवकर के साथ में कोई पिक्चर है, उसमें दोनों का डुएट सॉन्ग था, ये दुनिया माया जाल मुसाफिर जाग जरा। हाँ। उसमें सुरेश वाडकर जी और सचिन पिलगांवकर जी दोनों ने गाना गाया था, और पर्दे पे लक्ष्मीकांत बेर्डे और सचिन पिलगांवकर जी एक्ट किए थे। तो उस गाने का रीमेक करना था, तो उसका ट्रैक मैंने बनाया था, रीमेक। तो उस रिकॉर्डिंग के लिए वो आए थे। तो जब रिकॉर्डिंग के लिए आए तो ऐसे मतलब जैसे कोई नया सिंगर आता है ना, गाना उनका ही गाना है, उन्होंने ही गाया है ओरिजिनल। अच्छा, मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग की है मैंने, और मैं बैठा हूँ सामने, हा विशाल बरोबर चाललंय ना, चुकलं तर नाही ना माझं, मैं बराबर तो गा रहा हूँ ना, अच्छा ठीक, मैं परत असं गातो, मीन्स उस लाइन को कितना वो और बेहतर कर सकते हैं, वो एंड तक। फिर रिहर्सल के लिए बुलाया मुझे शिवाजी नाट्य मंदिर, की तू एकदा ये, आणि मी बरोबर स्टेजवरती परफॉर्म करतो का ते पण बघ। म्हणजे ॲक्च्युली क्या था, 2 बार गाया, एक बार रिकॉर्डिंग में गाया, एक बार लाइव में गाना था उनको। तो लाइव में जो IT ट्रैक होता है जिसमें सिंगर की वॉइस नहीं होती, तो वहाँ पे भी मेरी आउटपुट वैसी आ रही है क्या, वो तू खुद आके चेक कर। तो मुझे शिवाजी नाट्य मंदिर में बुलाया, मैंने खुद चेक किया उनका ऑडियो और वॉइस, मैंने बोला देन, फिर उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए, बहुत प्यार किया मुझे और बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये लोग ऐसे बड़े नहीं हैं, मतलब ये ऐसे मेरे जैसे डाउन टू अर्थ, और एक चांस देना, मौका देना, कोई मिले तो उसको संभालना। ऐसा नहीं कि मैं ये क्या है, मुझे कौन बताने वाला है, या फिर मैं जो गाता हूँ वही सही है, ऐसे। विशाल सर, मैं जानना चाहूँ कि आपके आगे के लाइफ के गोल्स और टारगेट्स क्या है, और आपको क्या लगता है आप उसको अचीव कर पाएंगे? मतलब मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए बहुत इजी रहता है, लाइक कोई भी गोल बनाना या उसको अचीव करना, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस इस चीज़ में क्या है, मैं वो जानना चाहती हूँ। मेरा तो सपना यही है कि जैसे हम किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को याद करते हैं, वैसे ज़माना मुझे याद करे, ऐसा मेरे हाथ से काम हो, और ज़माना मेरे गाने सुने, और मैं मेरे संगीत के माध्यम से हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाऊँ। कोई ये ना बोले कि कौन था, या फिर आया और निकल लिया, मतलब ज़िंदगी मिलती है और ख़त्म हो जाती है, बाकी रह जाते तो अपने काम। तो मैं ऐसा कुछ काम करूं जो मुझे म्यूज़िक की एक आर्ट की जो सौगात मिली है कुदरत से, बस यही चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा काम जिंदा रहे, ऐसा मैं काम करके जाना चाहता हूँ। विशाल सर, जैसा आपने बताया था कि आपने संगीत में विशारद हासिल किया है, तो आप हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा सुना सकते हैं हमको? जी, मैं मेरी फिल्म में गाना गाया है जावेद अली जी ने, उनका ही गाया हुआ, अभी जो रिलीज़ नहीं हुई, बट वो एक अंतरा सुना देता हूँ आपको मैं। श्योर है ना, रियाज नहीं है तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा आवाज़ का। गुपित किती साठवलेले डोळे, शोधूनही सापडती ना कुठे, जखमाया जिव्हारी
कोरल्या उरले आता दुःखाचे ठसे तुझ विन माझ्या जगण्याला अर्थ ना उरलेला सरीवर सर बरसू दे मेघ डोळ्यात भरलेला सरीवर सर बरसू दे मेघ डोळ्यात भरलेला. वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया. विशाल सर, गवर्नमेंट ने जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको एक अलग नाम दिया है, दिव्यांग करके. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स भी दिए रहेंगे, तो आपने कभी उन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाया? पहली बात तो दिव्यांग जो गवर्नमेंट ने हमें नाम दिया है उसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि दिव्यांग मतलब कुछ अलौकिक अंग. अभी ऑलरेडी जो हमारे अंग है वो काम नहीं कर रहे, उससे हम ग्रसित हैं, उस पर आप दिव्यांग बोलते हो, राइट. अच्छा, आपका ये है आपकी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस है आपका? हाँ. आपको आप कितने सैलरी कमाते हैं? समझे आप 50,000 कमाते हैं या समो कितने भी कमाते हैं, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है निकाल के, राइट. लेकिन अगर आप कहीं प्राइवेट करते हो या फिर आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप किसी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को आप अप्लाई कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, right. मिल जाती है आपको. हाँ. है ना आपके पास. प्रीमियम ना भरे तो आपकी पॉलिसी कट हो जाएगी, राइट. और भरे तो चालू रहेगी ना, राइट. हम चाहे तो भी नहीं निकाल सकते पॉलिसी, बिकॉज हम हैंडीकैप है. प्राइवेट का छोड़िए, गवर्नमेंट में हम हेल्थ पॉलिसी नहीं निकाल सकते. मैंने सारी हेल्थ, मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है, मैं भी, तो हम दोनों के लिए मैंने सोचा आगे चल के कुछ हो जाए तबीयत के लिए, ताकि इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे ना, अचानक कुछ हो जाता है तो मैंने बहुत कोशिश की. किसी भी कंपनी ने इंक्लूड गवर्नमेंट कोई हैंडीकैप के लिए कोई योजना नहीं. और इनके समझो आगे जाके आपने अच्छे पैसे कमाए, आपको कभी ऐसा लोन लेना रहा तो उसके लिए भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अभी मैं 20-22 हज़ार भाड़ा भरता हूँ, तो क्या मैं EMI पे घर नहीं ले सकता इजीली? वो उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है. सिर्फ ये कहने की बात है. हमारे हैंडीकैप, जो असल हैंडीकैप है, उसका बेनिफिट सारे फेक हैंडीकैप वाले उठा के ले जाते हैं. अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था, UPSC में कोई IAS ऑफिसर बनी थी, आंखों की प्रॉब्लम हो गई उसे, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दिखा के. ऐसे कितने सारे कुछ अभी कुछ दिनों पहले. आजकल हमारा मीडिया ऐसा है ना, रोज़ नई खबर लाता है, पिछली खबर निकल जाती है. तो एक्चुअली सब भटक मतलब इस वजह से जो मेन मुद्दे देश के ही मुद्दे हमारे पकड़ में नहीं आ रहे, तो हमारे जैसे मुद्दे क्या पकड़ में लाएंगे सरकार. मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट रूल है, गवर्नमेंट बिल्डिंग जो होती है ना, वहाँ पे स्लोप वाला सीढ़ी होना चाहिए. हाँ. जहाँ पे अभी बस स्टैंड होता है ना, तो हम जैसे आप मुंबई में आप कोई भी ये अपना ये होता है ना बस स्टॉप, BST की बस जो कि मुंबई की लाइफ लाइन है, वो स्टैंड पे हैंडीकैप का बस में चढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है बताइए? पता नहीं, शायद तो कुछ नहीं है. ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या हमारी व्यवस्था है? इतनी उनके भीड़ में लिए हैंडीकैप बंदा कैसे चढ़ेगा? उनके लिए अलग डब्बा तो मैंने देखा है, बट हैंडीकैप डब्बे में अच्छे लोग भी बैठे रहते हैं, बताइए. हाँ. अगर कोई पकड़ा गया तो DC को 10-5 रुपए दे दिया, बात खलास. कहाँ जाएगा हैंडीकैप लड़का? और चलती ट्रेन में हैंडीकैप लड़का चढ़ सकता है क्या? पॉसिबल नहीं. तो वहाँ पे वो फ़ायदा लेते हैं. अच्छा, जो हाथ पैर वाले उनको शर्म भी नहीं आती कि भाई जिसके लिए वो लिया है सीट या फिर दिया है वो उसको यूज़ करते हैं, और सीट नहीं देते हमें बैठने के लिए. ऐसा भी मैंने सुना है. मैं कभी ट्रेन में नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चढ़ सकता, उतर सकता. तो ये चीज़ है. तो जो दिव्यांग बोल के एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है ना हमारा, हैंडीकैप रहना दो ना, ठीक है, लेकिन ऐसा दिव्यांग बोले तो तुमने किया क्या हमारे लिए? टैक्स पे हम करें, क्या मिला हमको? कुछ नहीं. किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, अच्छे को थका देती हैं. हमारा जैसा बंदा गवर्नमेंट में काम है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कुछ करना है, कैसे चढ़ेगा ऑफिस बताइए? कोई सोच है हमारे? मैं अकेले मैं हैंडीकैप इसलिए नहीं. आप बताइए किसी भी हैंडीकैप के लिए क्या ये चैलेंज नहीं होगा कि वो सीढ़ी, आपका भी बिल्डिंग में सीढ़ियाँ थी, मुझे उठा के लेके आए, बराबर है. तो ये जो सोसाइटी में भी, जैसे ये ऐसी सोसाइटी है ना,
सारी वेस्टर्न में आप जाइए ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, वो बताते हैं कि बस में चढ़ने के लिए खास स्लोप आता है, वो ऑटोमेटिक होता है वो, और वो फिर व्हीलचेयर चढ़ती है ऊपर। उसने वो दिखता भी, यूट्यूब पे आप जाओ देखो हमारे लिए कितना क्या है वेस्टर्न में, कितनी सारी गवर्नमेंट ऑफिस में हर बिल्डिंग में उनको मतलब बिल्डिंग सैंक्शन ही नहीं होती जब तक कि वो सारी हैंडीकैप के लिए, बुजुर्गों के लिए जो भी चीज़ें होती है ना मैंडेटरी होती है वहाँ पे, वो जब तक फुलफिल नहीं होते बिल्डिंग के लिए मंजूरी नहीं होती वहाँ पे। किसी भी बिल्डिंग में चले जाओ वेस्टर्न में, यूएस में जाओ, न्यूयॉर्क में जाओ, मेरे वहीं पे दो दोस्त हैं, वहीं बता रहा हूँ मैं, तो इतना सब कुछ है वहाँ पे। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उस टैक्स के हिसाब से उनको बेनिफिट भी दिए जाते हैं। आपने जैसा बताया कि लाइक ट्रेन में लोग सीट नहीं देते, और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फिजिकली चैलेंज लोग को ऐसे देख के ऐसा दया दिखाते हैं, मतलब बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, मतलब उस काइंड ऑफ उनका अंदर का थॉट रहता है। तो ऐसे लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? दया दिखाने वालों के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमें दया नहीं, हमें एक अपना समझो, मतलब जैसे तुम किसी तुम्हारे बराबर वाले को समझते हो ना, वैसे समझो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो फिर मैं तुम में से एक हूँ ना। सही बात है। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो मैं उस लायक बनाऊँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठूँ, तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो फिज़िकली एक हो जाता है ना, वो कहीं ना हमारे सोच में ही है कि अरे ये मतलब किसी को ऐसा बोल देना तो हम समझते हैं कि उसको हम प्यार जता रहे हैं या ऐसा कुछ है, या फिर पुचकार रहे हैं। पुचकारने के लिए वो कोई पेट थोड़ी है या फिर ऐसे कोई। तो दया तो चाहिए ही नहीं हमको, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारा हक चाहिए, और जो मेहनत करेगा उसकी कदर करनी चाहिए इन लोगों ने, फिर वो चाहे हैंडीकैप हो या हैंडीकैप ना हो। आप मेहनत की कदर करो, टैलेंट को देखो, अगर आप में सच में हाँ उसकी कमी है वो भी दिखाओ, लेकिन दया मत दिखाओ। और मैं आपसे एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी, जैसे कि आप और आपकी वाइफ, आपको हैट्स ऑफ है कि मतलब आप लोग आगे अपनी लाइफ, अच्छा फ्यूचर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली फिट एंड फाइन है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो है नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से कोई सुसाइड कर लेता है, किसी कोई और कुछ ऐसा प्रॉब्लम, लाइक कि नहीं मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम बोल करके कोई डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, कोई कंसल्ट कर रहा है, कोई कुछ और, कोई कुछ कर रहा है। तो वैसे लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो लाइफ का सबका मतलब प्रॉब्लम है मैडम, कि टेंशन वाइज अगर देखा जाए तो एक्चुअली होता क्या है कि जब तक दूसरे का दुख नहीं दिखेंगे ना तो अपने दुख का एहसास नहीं होगा। तो हमारे मराठी में कहा जाता है कि बेंडकाचं विश्व, मतलब मेंढक होता है ना, वो एक छोटे से तालाब में होता है, उसको लगता है उसकी दुनिया उतनी है। तो एक दायरा जब कोई बना के जीता है ना तो उसे कुछ नहीं कर सकते। वो बढ़े, उसको, उस दायरे को तोड़े, उस दायरे को बढ़ाए, और लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर एक बात याद रखेगा, मुझे एक बात याद आती है कि मराठी में कहते हैं हे ही दिवस जातील। इस चीज़ को अगर याद रखेंगे ना तो कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर आप दुखी हैं तो आप कह सकते हैं कि हे दिवस जातील, मतलब ये भी दुख जाएंगे, दुख के दिन ये जाएंगे और खुशी आएगी। और खुशी में भी अगर ये याद रहेगा कि हे ही दिवस जातील, मतलब ये खुशी भी टिकने वाली नहीं है, दुख के दिन आएंगे। सही है। तो ये एहसास तो हमेशा आपको रहेगा ही ना कि कुछ भी स्थिर नहीं है। तो इस मोड पे आप जब रहोगे ना तो आप ना कभी खुश होगे ज़्यादा, ना कभी खुशी में ज़्यादा खुश होगे, इतना कि दुख आने पे इतना दुखी हो जाओ कि जीना छोड़ दो, और इतने दुखी नहीं होगे कि खुशी की आस ही छोड़ दोगे। तो ये इतना मैं रूल पकड़ता हूँ कि ये जो भी प्रॉब्लम में हूँ ये भी दिन जाएगा, और मैं जब वो प्रॉब्लम से निकल जाता हूँ तब भी मैं खुद को कहता हूँ ये भी दिन जाएगा। जो भी लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड है, आप उनका दर्द अच्छे से समझ सकते हैं, तो आपने कभी उन लोगों के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके, या फिर जो आपने फेस किया वो ना फेस कर पाए, ऐसा कुछ किया आपने? जी, इतना बड़ा कुछ करने के लिए मैं इतना भी मैं कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी हैंडीकैप स्टूडेंट आते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैंडीकैप हैं या फिर ब्लाइंड हैं, जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं किसी भी तरह से, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। चाहे फिर मैं किसी स्कूल में जाकर सिखाऊँ या वो मेरे घर आएँ,
अभी फ़िलहाल तो इतना ही मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, तो मैं उतना करता हूँ ज़रूर। थैंक यू सो मच विशाल सर, आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग था आपका जो रियल लाइफ का जो स्टोरी है। सो रियली थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। थैंक यू।